मैं अवनीश पांडे जीएस सेंटर में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, जैसा कि हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं, अब तक आप 6 लेक्चर देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान से रिलेटेड। आज हमारा जो होगा 7वां लेक्चर होगा और 6ठा लेक्चर जो था वो आर्टिकल था। आर्टिकल में हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स को पढ़ा था, उसके आगे के आर्टिकल को आज हम पढ़ेंगे। यानी कि हमारा जो आज का लेक्चर होगा 7वां लेक्चर भी आपका क्या होगा, वह अनुच्छेद का ही होगा। अनुच्छेद को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे हम लोग अनुच्छेद पढ़ चुके थे, लेकिन बहुत सारा अभी बाकी भी है, तो नहीं बाकी में अनुच्छेद जो है उन्हीं को हम लोग आज यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए, तो लास्ट जो अनुच्छेद था वो हमने देखा था आर्टिकल 110 यानी कि अनुच्छेद 110, उसके बाद 199, 200, 112 और 202 जो कि आपको धन विधेयक और आपका वार्षिक वित्तीय बजट के बारे में जानकारी देता है। आज हम लोग जो आर्टिकल को देख रहे हैं ये बारी बारी से इसको देखेंगे, अलग अलग आर्टिकल्स को देखेंगे और इसमें से जो है अभी सुप्रीम कोर्ट जो है उससे संबंधित आर्टिकल को देखेंगे। ठीक है, 4 आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, 124, 131, 137 और 143। ये 4 अलग अलग आर्टिकल है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आपको किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। सबसे पहला देख लेते हैं आर्टिकल 124। 124 क्या कहता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, यानी कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। यह बात हमको कौन बताता है, आर्टिकल 124 बताता है। क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खोलने की इजाजत हमको आर्टिकल 124 देता है। आर्टिकल 131 यह बताता है कि क्षेत्राधिकार के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मौलिक अधिकार और क्षेत्राधिकार के बारे में जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वह अनुच्छेद 131 से होती है। मैंने बताया कि ये चारों आर्टिकल जो है वह किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट से, एससी से संबंधित है। तो आर्टिकल 124 आपने देखा के तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और आर्टिकल 131 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को जो मूल अधिकार और क्षेत्राधिकार दिए गए हैं इसके बारे में हमको आर्टिकल 131 बताता है। अब अगर बात करें 137 की, तो 137 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जो याचिकाएं दायर की है या फिर अपने न्याय में परिवर्तन कर सकता है। यानी अगर किसी बात के लिए उसने अपना न्याय दे दिया है तो उसमें वह बदलाव ला सकता है, उसमें पुनरावृत्ति कर सकता है। यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जब पीछे के संशोधनों को पढ़िएगा, आप जब प्रस्तावना वाले टॉपिक को पढ़िए यानी कि लेक्चर 2 आपके संविधान का, तो उस लेक्चर 2 में हमने इस बात का चर्चा किया है। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। पुनः दोबारा अपने बातों को बदलते हुए उसने बोला कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। यही बात बताता है, यह अधिकार उसको कौन देता है, तो आर्टिकल 137 देता है, जिसके तहत वह अपने न्याय में पुनरावृत्ति कर सकता है, न्याय को जो है सो दोहरा सकता है या फिर न्याय को फिर से जांच कर सकता है अपने न्याय का। ठीक है, आर्टिकल 143 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है यह राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दे सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देने की बात कौन करता है, तो आर्टिकल 143 कहता है। या राष्ट्रपति के तहत नजर से हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 143 का तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह ले सकता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। ये चारों आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, इनको आप लिख लेंगे। चलिए अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं। अब जो है आपका मैं राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल जो है इनसे संबंधित आर्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, राज्यपाल, सभी आर्टिकल जो होंगे वो राज्यपाल से संबंधित होंगे। राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल है 152, 153, 154, 155 और 161। ये स्पेशली राज्यपाल से संबंधित है, यानी कि राज्यपाल के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। आर्टिकल 152 जो है यह बताता है कि राज्यपाल की परिभाषा, राज्यपाल को परिभाषित करता है आर्टिकल 152। आर्टिकल 153 जो है यह क्या बताता है, यह बताता है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, हर राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। यह हमको बताता है आर्टिकल 153।
अगर हम बात करें आर्टिकल 154 की, तो 154 हमको क्या बताता है? यह बताता है कि राज्यपाल के पास किस किस प्रकार की शक्तियां होंगी, यानी कि राज्यपाल के शक्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है हमको कौन सा आर्टिकल 154। 155 जो है यह बताता है राज्यपाल की नियुक्ति या निर्वाचन के बारे में, नियुक्ति या निर्वाचन के बारे में हमको आर्टिकल 155 बताता है। सिंपल सी बात है कि राज्यपाल जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन उनका नहीं होता है। नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति इनको 5 साल के लिए किसी भी राज्य में नियुक्त कर सकते हैं, या फिर ये अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बने रह सकते हैं। यह बताता है आपको आर्टिकल 155। ठीक है, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 क्या बताता है? तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब पीछे हमने पढ़ा था तो आर्टिकल 72 था। आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, और आर्टिकल 161 राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। बट दोनों की क्षमादान की शक्ति में एक अंतर यह है कि राष्ट्रपति जो है फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो है वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में बेसिक अंतर ये है। आपने अभी देखा राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल। आर्टिकल 152 आपको क्या बताता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 152 बताता है परिभाषा, यानी किसी राज्य के राज्यपाल जो होंगे, राज्यपाल की क्या परिभाषा होती है उसको डिफाइन करने का काम आर्टिकल 152 करता है। और आर्टिकल 153 के तहत क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य जो है उसमें एक राज्यपाल होगा। यह बात आर्टिकल 153 कहता है। आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल की जो शक्तियां दी गई है वो पता चलता है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त चलती है, और आर्टिकल 161 जो है वह राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति देता है। ठीक है, क्लियर है ये आर्टिकल्स? आ जाइए अब हम लोग देख लेते हैं आगे। दो आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको राज्य से संबंधित है, यानी कि राज्य के मंत्रिमंडल से संबंधित है, मुख्यमंत्री से संबंधित है। कौन कौन? तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164। आर्टिकल 163 हमको क्या बताता है? तो यह बताता है मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल कहां पे? विधानसभा में। और यह बताता है मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यों में होते हैं। आर्टिकल 164 मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी देता है। आर्टिकल 163 जो है मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी देता है। एक्चुअली आर्टिकल 164 कहता है कि राज्य का एक मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्रिमंडल का प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। मंत्रिमंडल के प्रधान को मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है, राज्य के। लेकिन अगर वही संसद में यानी कि केंद्र में मंत्रिमंडल होगा तो उसके प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट आपको नहीं? चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग क्या है। आर्टिकल 163 और 164 ऑलरेडी जो है सो आपको संबंधित है राज्य से। इसके अलावा हम राज्य का जो विधानमंडल होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, अगर ये आपको नहीं समझ में आता होगा तो निश्चिंत रहिए। अभी चूंकि हम इसके केवल रूल्स को देख रहे हैं, हम लोग लोकसभा को पूरा एकदम तोड़ देंगे, पार्ट बाई पार्ट तोड़ देंगे। लोकसभा होता क्या है, कौन सा सदस्य होते हैं, क्या काम होता है, इन सब के ऊपर खुल के चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल जो हम केवल उसके रूल्स को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा निश्चिंत रहिएगा, बेचैन होने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं आर्टिकल 168, 169, 170 और 171। इन आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या कहता है आर्टिकल? आर्टिकल 168 कहता है, आर्टिकल 168 क्या कहता है कि आर्टिकल 168 बताता है विधानमंडल के बारे में, यानी राज्यों के अंदर एक विधानमंडल होगा। आइए थोड़ा सा आपको समझाते हैं विधानमंडल होता क्या है। जिस प्रकार से केंद्र के अंदर संसद शासन सत्ता को संचालित करती है, केंद्र के अंदर संसद शासन सत्ता को संचालित करती है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल शासन सत्ता को संचालित करती है। ठीक है, संसद के 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा। उसी प्रकार जो विधानमंडल है इसके भी 3 अलग अलग पार्ट होते हैं। कौन कौन? राज्यपाल,
विधान सभा और विधान परिषद। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं। फिलहाल अभी जो आर्टिकल आपका 168 है वह बताता है किसके बारे में, विधान मंडल के बारे में बताता है। ठीक है, इन्हीं के बारे में जानकारी देंगे। अभी राज्यपाल, इससे पहले वाले आर्टिकल में आपने राज्यपाल पढ़ा है, अभी हम लोग इस तीनों के बारे में जो है यहाँ पे जानकारी लेंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 168 क्या बताता है, विधान मंडल के बारे में, यानी कि राज्य का एक विधान मंडल होगा। आर्टिकल 169 क्या बताता है, विधान परिषद का गठन एवं समापन, किस प्रकार से हम विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको समाप्त कर सकते हैं, इसके बारे में आर्टिकल 169 हमको बताता है। 170 यानी कि 170 यह बताता है विधानसभा की संरचना के बारे में, यानी जो विधानसभा होगी वो किस प्रकार की होगी, उसका मॉडल कैसा होगा, इसके बारे में हमको 170 बताता है। और 171 बताता है विधान परिषद की संरचना के बारे में। ठीक है, 170 विधानसभा की संरचना और 171 जो है वो विधान परिषद का संरचना हमको बताता है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो HC है यानी कि हाई कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले आप सुप्रीम कोर्ट देखे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है उस पर हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 214 बताता है कि राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, जिस तरह से केंद्र के लिए एक उच्चतम न्यायालय होगा हमें पता चला है, उसी प्रकार राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यह कौन बताता है, तो आर्टिकल 214 बताता है। आर्टिकल 216 यह बताता है HC के गठन के बारे में, यानी कि जो हाई कोर्ट होगा उसका गठन क्या होगा, उसका मॉडल क्या होगा, किस प्रकार से गठित करेंगे, इसके बारे में हमको जानकारी देता है आपको 216। उसके बाद आर्टिकल 226 है, यह मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार एक्चुअली आर्टिकल 32 जो है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में। और 226 के अंतर्गत तो हाई कोर्ट जो है HC रीट जारी कर सकता है मौलिक अधिकार के हनन के संबंध में। 231 बताता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय रखा जा सकता है। क्या बताता है 231 कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए पंजाब और चंडीगढ़ के लिए जो हाई कोर्ट है क्या है, एक ही है, तो एक हाई कोर्ट की व्यवस्था की जा सकती है आर्टिकल 231 के तहत। 226 के तहत मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 216 के तहत HC का गठन करने का तरीका हमको पता चलता है। और 214 के तहत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा, इस बात की जानकारी हमको मिलती है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला आर्टिकल देख लीजिए। चलिए अब जो हम आर्टिकल देख रहे हैं यह आर्टिकल है केंद्र और राज्य के बीच के संबंधों के बारे में। केंद्र और राज्य प्लस राज्य, इन दोनों के बीच के संबंधों के बारे में हमको जो है जानकारी इन आर्टिकल्स से मिलती है। ये है 249 यह क्या बताता है, यह बताता है कि राज्य सूची पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार होगा। ध्यान होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो हमने 7वीं अनुसूची का चर्चा किया था जिसमें 3 प्रकार की सूचियां थी, सम सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार जो है यह केंद्र सरकार को भी होगा। यह जो है सो आर्टिकल 249 हमको बताता है। 262 यानी कि 262 के तहत नदी जल विवाद जो है इसके निपटारे के ऊपर जो है सो केंद्र सरकार कार्य कर सकती है। नदी जल विवाद जो है इसके बारे में जानकारी हमको 262 देता है। अनुच्छेद 263 बताता है अंतरराज्यीय परिषद के बारे में, यानी कि राज्यों के अंदर बहुत सारे परिषद बनाए जाते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी 263 देता है। आर्टिकल 266 बताता है संचित निधि के बारे में। एक्चुअली हमारे जो विशेषाधिकारी होते हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनको जो वेतन मिलता है वो संचित निधि से ही मिलता है। ठीक है, तो 266 अनुच्छेद जो है वो संचित निधि के बारे में बताता है। अनुच्छेद 267 यह बताता है आकस्मिक निधि के बारे में। ठीक है, आकस्मिक निधि जैसे कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आपका जो है सो जान मान की क्षति हुई, तो उस दौरान आप सुनते होंगे प्रधानमंत्री ने इतने करोड़ का मुआवजा का ऐलान किया, मुख्यमंत्री ने इतने करोड़, तो पैसे कहां से आते हैं, तो बेसिकली जो है आकस्मिक निधि से वो पैसे दिए जाते हैं। और आर्टिकल 280 जो है यह बताता है हमको वित्त आयोग के बारे में। किसके बारे में बताता है, वित्त आयोग। अब थोड़ा सा समझिए वित्त आयोग क्या है।
एक्चुअली वित्त आयोग जो है यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। केंद्र और राज्य के बीच कर टैक्स के बंटवारे की सिफारिश जो है वो कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। राष्ट्रपति हर 5 साल पर एक वित्त आयोग को गठित करते हैं और उसका एक अध्यक्ष बनाते हैं। इसी क्रम में जो सबसे पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी थे, और वर्तमान टाइम में जो वित्त आयोग है वह 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष है वह एनके सिंह है। एनके सिंह यानी नंद किशोर सिंह इनका पूरा नाम हुआ। ठीक है, नंद किशोर सिंह जो है ये 15वें वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष हैं, नंद किशोर सिंह। ठीक है, वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष या वर्तमान अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। अगला आर्टिकल है 308 से 323। यह आर्टिकल हमको बताता है संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवा के बारे में। संघ एवं राज्य क्षेत्र की सेवा के बारे में जानकारी जो है आर्टिकल 308 से 323 देता है, यानी कि सीधा सीधा यह यूपीएससी और पीएससी के बारे में हमको जानकारी देता है। ठीक है, यूपीएससी और पीएससी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो है केंद्र सरकार का होता है और ये जो है राज्य सरकार का होता है। जो राज्य पीएससी के एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वह राज्य अपने नाम का पहला अक्षर पीएससी के पहले लगा देती है। अगर बिहार कंडक्ट करवाएगी तो बीपीएससी हो जाएगा। अगर झारखंड कंडक्ट करवाएगी इस एग्जाम को तो जेपीएससी हो जाएगा। अगर यूपी करवाएगी तो यूपीपीसीएस हो जाएगा। अगर उत्तराखंड करवाएगा तो यूकेपीसीएस हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको राज्य सरकार की सेवा, एस फॉर सर्विस, सर्विस मतलब होता है सेवा, तो केंद्र और राज्य के सर्विस के बारे में, सेवा के बारे में यही बताता है। इसमें आर्टिकल 312 जो है वह अखिल भारतीय सेवा को बताता है। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा यानी कि इसके अंतर्गत लोग भारत के अंदर ही सेवा देते हैं, भारत के अंदर ही जो है सो शासन सत्ता को संचालित करते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, जो यूपीएससी है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यह प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा उम्मीदवारों का चयन करती है। मैंने कई बार प्रश्न देखा है यूपीएससी का कार्य क्या है यह बताइए, तो यूपीएससी का कार्य ही होता है प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों का चयन करना, और चयन करके वो सरकार को हैंड ओवर कर देती है। अब सरकार उनका आचार डाले, उससे अब यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यूपीएससी जो है सामान्य तौर पे 4-5 प्रकार के पदों के लिए जो है तो एग्जाम लेती है, उम्मीदवारों का चयन करती है। कौन कौन? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस। ठीक है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इसमें 2 तरह के पोस्ट होते हैं, एक होता है इंडियन फॉरेन सर्विस और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और चौथा है आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, तो आईएएस के तहत आदमी डीएम बनता है, आईपीएस के तहत आदमी एसपी बनता है, आईएफएस के तहत आदमी जो है सो या तो जंगल में जंगली इलाकों का जो है सो अधिकारी बनता है या फिर फॉरेन में जाने वाला राजदूत, राजनयिक बनता है, और आईआरएस मतलब होता है रेवेन्यू यानी कि कर टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो ये जो आईएफएस है इंडियन फॉरेन सर्विस, यह अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है, तो आईएफएस जो है यह अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है। ठीक है, आईएफएस अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी सारे जो है ये सभी अखिल भारतीय सेवा के भाग हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए अगला आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वह 323 से 329 तक। यह जो अनुच्छेद है यह हमको बताता है ईसीआई के बारे में। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में हमको आर्टिकल 323 से 329 तक बताता है। सामान्य तौर पर निर्वाचन आयोग जो है उसका कार्य होता है
निर्वाचन करना, यानी कि चुनाव करवाना, मतदान करवाना। हालांकि इसके 4 कार्य होते हैं, ABCD करके आप लिख लीजिएगा। 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? पहला, वोटर लिस्ट तैयार करना। दूसरा कार्य, उम्मीदवारों को तय करना, यानी कौन उम्मीदवार इलेक्शन लड़ पाएगा, कौन नहीं लड़ पाएगा। तीसरा कार्य, पार्टी को तय करना। और चौथा कार्य जो होता है वह निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। पार्टी को तय करना और उम्मीदवार को तय करना, बात वही हो गई। चौथा, निष्पक्ष चुनाव करवाना होता है। और पांचवा कार्य जो है वह होता है चुनाव चिन्ह को तय करना। ठीक है, फिर से एक बार सुनिए, 4 कार्य इसके होते हैं। एक को मैं 2 अलग अलग नामों से बता दिया, फिर से एक बार सुन लीजिए कौन कौन से कार्य होते हैं। पहला, उम्मीदवारों को तय करना या फिर पार्टी को तय करना, दोनों बात एक है। दूसरा, मतदान, दूसरा जो है आपको क्या होगा, फिर से सुनिए, ECI के 4 कार्य होते हैं। पहला, उम्मीदवारों को तय करना, चुनाव करवाना, चुनाव को तय करना और वोटर लिस्ट तैयार करना। UPSC जो है, ECI जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके 4 कार्य होते हैं। 4 कार्य कौन कौन से होते हैं? तो पहला, पार्टी को तय करना। दूसरा, चुनाव चिन्ह को तय करना। तीसरा, निष्पक्ष चुनाव करवाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, वोटर लिस्ट तैयार करना। ये जो है ECI के कार्य होते हैं। ECI लोकसभा के चुनाव को करवाती है, राज्यसभा के चुनाव को करवाती है, राष्ट्रपति के चुनाव को करवाती है और आपके किसके चुनाव को? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाती है। ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि इनमें से किसके चुनाव को ECI नहीं करवाती है, तो इन चारों के चुनाव के अलावा किसी के भी चुनाव को ECI नहीं करवाती। ठीक है, जैसे पंचायती चुनाव होता है, तो पंचायती चुनाव को करवाने का काम जो है वह राज्य चुनाव आयोग का होता है, न कि भारतीय चुनाव आयोग का। ठीक है, सामान्य तौर पे इसमें 3 सदस्य होते हैं और वर्तमान टाइम में जो इसके अध्यक्ष हैं, ECI के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सुशील चंद्रा। क्या नाम है? सुशील चंद्रा। ये जो है 24वें अध्यक्ष हैं ECI के। इनके पहले सुनील अरोड़ा जो थे वो ECI के अध्यक्ष थे, लेकिन वर्तमान में सुशील चंद्रा जो है वो इसके अध्यक्ष हो गए हैं, जो 24वें अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए मैं आर्टिकल रहने देता हूं। एक और वीडियो आपका आर्टिकल का आएगा, जिसमें ज्यादा आर्टिकल नहीं है, कम ही आर्टिकल है, लेकिन एक वीडियो और आपका जो है अपलोड करूंगा। हो सकता है कि वो ज्यादा देर का नहीं हो, 5-7 मिनट का ही हो, बट होगा जरूर। ठीक है, थैंक यू।